सूरज आसमान में जल रहा था। गर्म रेत और खाली सड़कों के बीच एक लड़की निश अपनी पुरानी गाड़ी में सफर कर रही थी। हवा भारी थी और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसे एक सुनसान अजीब सा म्यूजियम दिखा जिसका नाम था ब्लैक म्यूजियम। निश गाड़ी से उतरती है और म्यूजियम के दरवाजे के पास जाकर वो दरवाजा नॉक करती है। अंदर से एक आदमी आता है। यह आदमी रोलो हैंस था जो म्यूजियम का मालिक होता है। अब वो दोनों म्यूजियम के अंदर जाते हैं। म्यूजियम के अंदर अंधेरा था। जगह जगह अजीब सी मशीनें और टूटी फूटी चीजें रखी हुई थी। ये देखकर निश को बहुत अजीब लगता है। रोलो ने कहा, तुम्हें पता है तुम कितनी खास जगह आई हो। हर एक चीज के पीछे एक भयानक कहानी छुपी हुई है। एक टेक्नोलॉजी जो जिंदगी बदल सकती थी लेकिन बर्बादी ले आई। निश चुपचाप ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और कुछ छुपा हुआ गुस्सा था। रोलो निश को एक नर्वस सिस्टम डिवाइस दिखाता है जो एक असफल मेडिकल एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है और उसके पीछे की कहानी सुनाता है। ये कहानी न्यूयॉर्क शहर की है जहां डॉक्टर पीटर डॉसन एक हॉस्पिटल में काम करता था। वो बेहतरीन डॉक्टर था। वो अपने सारे पेशेंट्स को बचाने और उनका इलाज करने की पूरी कोशिश करता था। वो हर पेशेंट्स के दर्द को पूरी तरह से समझकर उनका इलाज ठीक से करना चाहता था, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता था। उसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग में रोलो भी काम करता था। रोलो ने डॉक्टर को एक न्यूरल इम्प्लांट का ऑफर किया जो उसे दूसरों का दर्द महसूस करने में मदद करता था। डॉक्टर ने इसके लिए जल्दी से हाँ कर दी। रोलो ने एक डिवाइस को डॉक्टर के दिमाग से कनेक्ट कर दिया जो कि ट्रांसमीटर के सिग्नल रिसीव करता था, और दूसरा डिवाइस जिसमें ट्रांसमीटर लगे हुए होते थे वो पेशेंट्स को पहनाया जाता था ताकि डॉक्टर पेशेंट्स के दर्द को फील कर सके। शुरुआत में यह एक चमत्कार था। डॉक्टर अपने मरीजों के दर्द को सीधे महसूस कर सकता था और उसे सही से डायग्नोस कर सकता था, क्योंकि पेशेंट्स के बिना बताए ही पता चल जाता था कि दर्द कहाँ और कितना हो रहा है। इस तरह से वो अब सारे पेशेंट्स का इलाज बहुत अच्छी तरह से करने लगा। लेकिन धीरे धीरे यह टेक्नोलॉजी उसके लिए एडिक्शन बन गई। पहले वह सिर्फ मरीजों के दर्द को महसूस करता था, फिर उसे इसमें मजा आने लगा और अब वो दर्द एंजॉय करने लगा। अब ये टेक्नोलॉजी उसके लिए एडिक्शन बन चुकी थी। अब वो पेशेंट्स का इलाज नहीं बल्कि उनके दर्द को सिर्फ फील करना चाहता था। जब उसे कोई पेशेंट नहीं मिला जो कि दर्द में हो तो डॉक्टर ने अपने शरीर को खुद तकलीफ देना शुरू कर दिया। अपने हाथों को काट लेना, हड्डियां तोड़ लेना। उसे बस दर्द महसूस होता था और उसे यही पसंद आने लगा। असली बर्बादी तब शुरू हुई जब उसने लोगों को दर्द के लिए मारना शुरू कर दिया। इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया और मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। ये कहानी सुनकर निश और रोलो दोनों बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। निश रोलो को पानी के लिए ऑफर करती है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करे, क्योंकि रोलो बहुत देर से कहानी सुना रहा था। अब रोलो निश को एक छोटे से टॉय मंकी की तरफ ले जाता है और दूसरी कहानी सुनाता है। यह एक ट्रैप्ड कॉन्शियसनेस की कहानी है। कैरी और जैक एक खुशहाल शादीशुदा कपल था जिनका एक छोटा सा बेटा था। वो लोग अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से जी रहे थे, लेकिन कैरी का अचानक एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और वह कोमा में चली गई। जैक बहुत उदास हो गया। वो रोज कैरी को इस हाल में देखकर धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा। जब रोलो ने उसे एक ऑफर दिया कि कैरी की कॉन्शियसनेस को जैक के दिमाग में ट्रांसफर किया जा सकता है, कैरी मरने के बाद भी जैक के साथ रह सकती है उसके दिमाग में एक आवाज की तरह, तो जैक ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर दी क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। एक मेडिकल प्रोसीजर के बाद कैरी की कॉन्शियसनेस को जैक के दिमाग में ट्रांसफर कर दिया गया। पहले कुछ समय तक सब सही था। कैरी को सब कुछ महसूस हो रहा था। वो अपने बेटे को देख सकती थी और फील कर सकती थी और जैक से बात भी कर सकती थी। लेकिन धीरे धीरे यह कैरी के लिए एक जेल बन गया। कुछ टाइम बाद जैक को लगा कि कैरी उसके हर मामले में दखलंदाजी कर रही है, क्योंकि वो जैक के हर काम को देख सकती थी, जैसे कि उसे कॉमिक बुक नहीं पढ़ने देना, उसे न्यूज नहीं देखने देना। वो दोनों हर छोटी छोटी बात में झगड़ा करने लगे। रोज ये सब देखकर जैक थक गया था। रोलो से बात की तो रोलो ने उसे एक पॉज बटन दिया। अब वह जब चाहे कैरी को म्यूट कर सकता था, लेकिन बात अभी भी नहीं बनी। वो जब भी कैरी से बात करता फिर से किसी न किसी बात पे उनका झगड़ा हो जाता, जैसे जैक का एक नई गर्लफ्रेंड बनाना और उससे बात करना। इसलिए जैक ने हमेशा के लिए उसे पॉज कर दिया। कैरी अब हमेशा के लिए जिंदा थी, लेकिन अंधेरे कमरे में बंद। आखिर में जैक ने अपने बेटे के टॉय मंकी में कैरी को ट्रांसफर कर दिया। अब वह सिर्फ 2 लाइन बोल सकती थी, आई लव यू एंड मंकी नीड्स ए हग। लेकिन फिर बेटा बड़ा हो गया और वो मंकी टॉय को भूल गया। अब कैरी हमेशा के लिए उस टॉय में फंस गई थी। न मर सकती थी और ना ही कुछ कर सकती थी। रोलो की ये कहानी खत्म हुई, लेकिन अचानक से रोलो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और उसे बहुत गर्मी भी लग रही होती है। अब रोलो निश को ब्लैक म्यूजियम के सबसे मेन अट्रैक्शन के पास ले जाता है। एक होलोग्राफिक प्रिजनर जो बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देता है और गहरे सदमे में भी लगता है।
क्लेटन ले को गलत तरीके से मर्डर का दोषी ठहराया गया था और फांसी की सजा दी गई थी। फांसी से पहले रोलो क्लेटन से मिलने जेल में जाता है और उसे ऑफर देता है कि वो उसके मरने के बाद उसकी फैमिली की देखरेख कर सकता है, मगर बदले में उसे अपनी कॉन्शियसनेस देनी पड़ेगी। वो रोलो को एक एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। क्लेटन की मौत से पहले रोलो उसकी कॉन्शियसनेस एक डिवाइस में कैप्चर कर लेता है। वो उसकी कॉन्शियसनेस को एक होलोग्राफिक इमेज में डालता है और उसे प्रदर्शन के लिए उसको फांसी लगाता है। रोलो ये सब अपने म्यूजियम को फेमस करने के लिए करता है। क्लेटन की डिजिटल आत्मा को ब्लैक म्यूजियम में टॉर्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे कस्टमर्स को बहुत मजा आता है और ब्लैक म्यूजियम फेमस हो जाता है। अचानक से रोलो का दम घुटने लगता है। वो अच्छे से सांस नहीं ले पाता। उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। निश अब गुस्से में थी और फिर उसने रोलो को देखा और बोला, मैं क्लेटन ले की बेटी हूँ। उसने बताया कि कैसे जब उसकी माँ क्लेटन से मिलने आई तो क्लेटन को एकदम पागलपन की हालत में पाया। इसे देखकर उसकी माँ को बहुत दुख हुआ। उसी दिन से निश ने बदला लेने की ठान ली और रोलो को बर्बाद करने की प्लानिंग करने लगी। निश ने जो पानी रोलो को शुरू में ऑफर किया था उसमें पैरालाइज करने का ड्रग था। पैरालाइज होते ही निश रोलो की कॉन्शियसनेस को डाउनलोड करती है। इसके बाद निश ने रोलो को उसी मशीन में ट्रैप कर दिया। अब वह भी वही टॉर्चर महसूस कर रहा था जो उसने क्लेटन पर किया था। रोलो को चिल्लाने की आवाज पूरे ब्लैक म्यूजियम में गूंज उठी, लेकिन निश खुशी से मुस्कुरा रही थी। उसने ब्लैक म्यूजियम जला दिया और अपने पिता की आत्मा को मुक्त कर दिया। जब निश गाड़ी में बैठी तो उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, क्योंकि उसकी माँ की कॉन्शियसनेस उसके अंदर थी। अब वह अकेली नहीं थी। उसकी माँ उसके इस बदले से बहुत खुश होती है और ब्लैक म्यूजियम वह सिर्फ धुएं और राख में बदल जाता है। निश अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाती है और पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ वापस चली जाती है।